हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम जो प्रीवियस टॉपिक था हमारे पास कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने एक्सप्लेन किया था कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और उसने अपने 3 ऑब्जर्वेशन की थी और 3 ही उसने क्या किया थे, कंक्लूजन किए थे। और उन कंक्लूजन के बेसिस पे ही क्या हुआ था कि उसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, रदरफोर्ड के जो मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, उसमें मेजर आता है कि इंस्टेबिलिटी कि वहां पे उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी है या नहीं है। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया कर रहा कि किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो स्टेबल है या नहीं है, तो उसके बारे में उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर। दूसरा, क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर वो रिवॉल्व कर रहे तो कहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं, या तो उनको फिक्स ऑर्बिटल हो या कुछ हो, तो उनको उसके बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे रोटेट करते हैं या फिर कहीं पे और जगह वो रोटेट करते हैं। तो इसके बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो फिक्स ऑर्बिटल है, उसका अकॉर्डिंग वो रोटेट करते हैं। उसने हाँ कंपेयर जरूर किया था कि उसको जो रोटेशन था उसको कंपेयर किया था सन से, कि सन एवरी तरीके से रिपीट होता रहता है, 24 आवर्स बाद वो रिपीट होता रहता है, उसी तरीके से ये भी गोल करते रहते हैं। बट उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था किस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कितनी है। रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कहाँ कितनी है, कितनी तरीके से उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या कितनी नहीं है। फोर्थ उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसके बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो उसने एक्सप्लेन नहीं किए थे अपनी थ्योरी में। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद धीरे धीरे जो मॉडल था, वो जो मोर का मॉडल था उसको एक्सप्लेन किया गया और वो उससे कंक्लूजन निकाल गए। तो यहां से उसे ये पता चल जाएगा कि एटम है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी थी, उसने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो न्यूक्लियस है या फिर वो कहाँ पे रोटेट है, कितना है क्या नहीं, उसके बारे में पर्टिकुलर उसने डिसाइड नहीं किया था। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे, बट ये सक्सेसफुल था क्योंकि इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कर चुका था ऑलरेडी। ओके, तो वहीं से नील बोर था, साइंटिस्ट नील बोर उसने एक्सप्लेन किया था अपना मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम। और बोर मॉडल ऑफ एटम में उसने अपने 2 कंक्लूजन दिए थे। फर्स्ट कंक्लूजन था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सेकंड था कि आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इनके बारे में उसने एक्सप्लेन किया था। अभी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? ड्यूअल मतलब 2, ड्यूअल मतलब हमारे पास 2, उसका जो नेचर 2 तरीके से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनका नेचर 2 टाइप से, एक पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कौन से हैं 2? एक पार्टिकल नेचर
पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। अब एक्चुअल में है क्या था कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यहां पे हमें ऑब्जर्व मिला था कि कोई भी अराउंड 19th सेंचुरी में हमें ये कंक्लूजन मिल चुका था कि जो मैटर होता है उसमें क्या पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स जब हम कोई भी थर्मल या कोई भी चीज हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अब वो रिलीज होते हैं तो वहां से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास जो एटम्स हैं उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब नेचर पढ़े, रेडिएशन पढ़ने से पढ़े तो उसमें कैसा वो नेचर, उसका पार्टिकल नेचर है। वहां से उन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मान लो एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास एक तरीके से मान सकते हैं हम, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, यहां से हमारे पास सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास, सनलाइट आ रही है। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको बॉडी के मान लो हम ही हैं, हम क्या है हमारे एक तरीके से थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें कि हम एक मैटर है और मैटर के ऊपर कोई पार्ट सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट से क्या होगा, हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो उसके विपक्ष में क्या करेगी हमारी बॉडी, एमिट करेगी। क्या एमिट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स। एक तरीके से हम जब हमें गर्मी लगेगी तो हमें पसीना आएंगे, गर्मी किसकी वजह से लगेगी, सनलाइट की वजह से लगेगी, तो हमें पसीना आ रहा है। तो इसी तरीके से क्या है हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, यहां से सनलाइट आई, सनलाइट क्या करेगी, यहाँ पे इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल है। तो यहां से हमको कंक्लूजन मिला कि जो हमारे पास एटम है वो पार्टिकल नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो कैसी होती हैं, पार्टिकल नेचर होती है। क्लियर। दूसरा उन्होंने बताया था वेव नेचर। क्या बताया था, वेव नेचर। वेव नेचर का मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल है, क्या यहीं पे रहेंगे वो, नहीं, वो किस तरीके से मूव करेंगे, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब मूव करेंगे तो ऐसा नहीं है एक स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मूवमेंट होता है। जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। कोई भी पार्टिकल है, मान लो हमारे पास रूम में मान लो बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की रोशनी हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रही, वो बल्ब की रोशनी किस तरीके से आएगी, मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, एक तरीके से ये बल्ब है, बल्ब क्या होगा, यहां से जो लाइट आ रही है हम सोचते हैं कि हमारे पास इस तरीके से लाइट आती है, नहीं, हमारे पास लाइट इस तरीके से आती है वेव नेचर में। क्लियर। तो यहां से हमें दो चीजें पता चली थी कि पार्टिकल नेचर होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है। क्लियर। नेक्स्ट था हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसका हम डीपली पढ़ेंगे, इसके बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।